लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज कैविटी रेडिएशन, एक्सप्लेन प्लैंक्स फार्मूला फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। सो फर्स्ट पार्ट है कि कैविटी रेडिएशंस क्या हैं। तो प्रीवियसली हम डिस्कस किया था कि कैविटी रेडिएशन सिंपली जो हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, उनको हम कैविटी रेडिएशंस भी कहते हैं। एंड सेकेंड पार्ट कि किस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्लैंक्स ने उसके हवाले से फार्मूला ड्राइव किया था, थ्योरी दी थी। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व। तो बेसिकली वो कहते हैं द कर्व ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियंसी स्पेक्ट्रम और ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर शोन इन फिगर। मैंने आप लोगों के लिए इसको सेंटेंस टू सेंटेंस रीड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं साथ साथ इसको रीड भी करूँगी। द कर्व्स ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियंसी स्पेक्ट्रम, बेसिकली यहाँ पर 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के 3 कर्व्स जो है वो डिफ़ाइन की गई हैं। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व एट अ गिवन टेम्परेचर शोज एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि अगर मैं एक कर्व की बात करूँ, लेट्स सपोज ये वाली कर्व है आपके सामने, तो इस सारी कर्व में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो किस तरह से पता चलता है, किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो एरिया अंडर द कर्व, उस पॉइंट तक वो आपको शो करेगा कि एनर्जी यहाँ पर कितनी इमिट हो रही है या रेडिएट हो रही है। तो कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट कि इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर, ये फर्स्ट कर्व का, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों में डिफरेंट टेम्परेचर था, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, उसी लिहाज से आपकी जो एनर्जी इमिट हो रही है, वो भी एनर्जी इमिशन जो है वो भी इंक्रीज़ करती जा रही है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कर्व में एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर द कर्व, जो कि एनर्जी इमिशन को शो कर रहा है। थर्ड वो कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं द रेडिएंट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इस साइड पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज कर रही है, और ये आपकी स्पेक्ट्रल रेडियंसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो रेडिएंट इंटेंसिटी की कर्व है, मैं इस एक कर्व को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी दो भी इस तरह से हैं कि आपकी रेडिएंट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है जिस डायरेक्शन में आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके आपकी जो एनर्जी इमिशन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाती है। आप देखिए ये इस पॉइंट पे, जहाँ जिसे हम मैक्सिमम वेवलेंथ भी कहते हैं, इस पॉइंट पे आके आपकी एनर्जी जो है वो एनर्जी इमिशन मैक्सिमम है। लेकिन फर्दर जब आप वेवलेंथ इंक्रीज डायरेक्शन में आप जाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी इंटेंसिटी है, जो एनर्जी इमिशन है, वो कर्व आपका डिक्रीजिंग में जा रहा है, जो कि शो कर रहा है एनर्जी इमिशन आपकी अब कम हो रही है। वेवलेंथ आपकी स्टिल इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, लेकिन आपकी एनर्जी इमिशन मैक्सिमम वेवलेंथ के पॉइंट पर जाने के बाद डिक्रीज करना शुरू हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। अब वेन्स ने बेसिकली, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस कर्व को, ये जो पर्टिकुलर आपके पास कर्व है, इसको एक्सप्लेन, बेसिकली साइंस में हम किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए 2 चीज़ों का सहारा लेते हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो अगर कोई चीज़ जो है वो एक्यूरेटली वैलिड है, तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल रिजल्ट्स भी वही आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी जो थ्योरेटिकल या आप मैथमेटिकल कह लें इक्वेशन जो आपके पास आती है, वो इक्वेशन उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आपका मोस्ट वैलिड आप कह सकते हैं कि रिज़ल्ट होगा किसी भी थ्योरी को पेश करने के लिए, या किसी भी साइंटिफिक आप कह लें, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर भी अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, ऑब्जर्वेशन से हमने ये कर्व जो है वो प्लॉट किया। तो इसका मतलब है कि अब थ्योरेटिकली भी कुछ साइंटिस्ट ने काम किया होगा इस पर। तो वेन्स जो हैं, सबसे पहले वेन जो साइंटिस्ट है उसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, उसने अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो फार्मूला उसने दिया वो आपके सामने यहाँ पे है। आर ऑफ लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल रेडियंसी डिपेंड कर रही है यहाँ पे वेवलेंथ पे, इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय
दिस सम आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। लेमडा की पावर 3 है, ई की पावर C2/KT। यहाँ पे C2 और बेसिकली यहाँ पर ये कांस्टेंट्स हैं। तो वेन फार्मूला जो इसने अपने ये इक्वेशन दी, अगर हम इसको स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो शॉर्टर वेवलेंथ पे तो इसका रिज़ल्ट एक्यूरेटली वही आ रहा है जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है। यानी अगर आप ये शॉर्टर वेवलेंथ का ये वाला रीजन है तो ये आपकी कर्व है शॉर्टर वेवलेंथ में आ रही है, तो यहाँ तक तो आपकी जो वेन्स की इक्वेशन है वो एक्यूरेटली सेटिस्फाई कर रही। लेकिन जैसे जैसे लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पे हम जा रहे थे तो जो वेन्स की इक्वेशन है उसके रिजल्ट्स जो है वो वैसे नहीं आ रहे थे, उसकी कर्व डेविएट होना शुरू हो गई। तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो आपकी ये वेन्स जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट फिर जो इस पर काम किया वो रेले और जीन्स, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक फार्मूला ड्राइव किया, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल बेसिकली कहते हैं कि जो आपकी ख़ुद से आपने एज्यूम किया हो अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल। एक्सपेरिमेंटल या इसका उससे कोई ताल्लुक़ ना हो, या आपने ख़ुद से जो है एज्यूम किया हो। तो ये आपके पास इन्होंने भी एक फार्मूला दिया। अब इस फार्मूले का ड्रॉबैक ये था कि ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली साइड पे तो एक्यूरेटली इसी कर्व के अकॉर्डिंग जा रही थी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे जाके ये कर्व जो है वो डेविएट कर गई। हम आगे फर्दर भी इसको देखेंगे। देन थर्ड जो है, प्लैंक्स ने क्या किया कि वेन और रेले दोनों की थ्योरीज़ को कंबाइन करके एक अपनी थ्योरी डेवलप की और उसने एक स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व की इक्वेशन दी जो कि एक्यूरेटली इसी कर्व के अकॉर्डिंगली थी। शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों पे सेटिस्फाई किया उसने। तो हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स ने जो रेडिएशन लॉ दिया था या जो अपनी इक्वेशन दी थी स्पेक्ट्रल रेडियंसी की या ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन दी थी वो बिल्कुल जो है वो वैलिड थी। वो शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों के लिए सूटेबल थी। तो यहाँ पर वही जो इस पेज पे हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं उन्हीं को हम दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने बात की यहाँ पर कि आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी सबसे पहले तो आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये आपकी वेवलेंथ है, ये आपकी स्पेक्ट्रल रेडियंसी है वाई एक्सिस के अलावा। तो आपकी वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रही है तो आपकी जो ये कर्व है ये भी आपकी डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट जो है वो शेप कर रही है। कहीं पे एनर्जी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। फिर सेकेंडली एक बात कि आपकी टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी इमिशन भी जो है आपकी बढ़ती है। ये देख लें आप, इस पे टेम्परेचर कम है, इस पे ज़्यादा, इस पे सबसे ज़्यादा। तो एनर्जी इमिशन इसमें एरिया अंडर ऑफ द कर्व जो है वो कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा आपका जो एरिया अंडर द कर्व है जो कि शो कर रहा है एनर्जी इमिशन को वो भी आपका बढ़ता जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट कि आपकी जो वेवलेंथ है, अगर आप देखें कि आपके पास एनर्जी इमिशन बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जैसे हम मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं, एनर्जी इमिशन की वैल्यू मैक्सिमम है और फर्दर जो आपकी वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी इमिशन कम हो रही है। और यहाँ पर एक और पॉइंट भी समझाने की कोशिश की गई है कि आपका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका जो मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये शिफ्ट कर रहा है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या है कि किस रेट पर आपकी एनर्जी इमिट कर रही है पर यूनिट सरफेस एरिया फॉर अ स्मॉल वेवलेंथ इंटरवल। एक छोटे से आप वेवलेंथ इंटरवल को कंसिडर कर लीजिए। लेट्स सपोज आप 5 से 1 तक को कंसिडर करते हैं, 1 से 1.5 इंटरवल को कंसिडर करते हैं, तो उसमें आपकी जो एनर्जी किस रेट के लिहाज से इमिट हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया, ये बेसिकली आपकी स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है इसको एक्सप्लेन करती है। अब जो हमने डिस्कस किया था कि रेले जीन्स ने एक फार्मूला दिया था, तो बेसिकली उसने क्लासिकल बेसिस पे जो है वो अपना फार्मूला ड्राइव किया था टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, और उसे रेले जीन्स लॉ भी कहा जाता है। ये आपकी इक्वेशन है 2π/c/K/B/T। के बी बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ओवर लैम्डा 4।
ये आप देख भी लीजिएगा अपनी बुक्स में, जो आपका फार्मूला एग्जैक्टली उसी को आप याद रखिएगा, मे बी इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो ये कहते हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ में जो आपका लॉ है, रेले जीन्स लॉ, वो एक्यूरेटली मैच कर गया आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। दिस लॉ एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो आपका है, अगेन उसी को उन्होंने किया है। लॉन्ग वेवलेंथ में एक्यूरेटली रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ में डिसएग्रीमेंट आ गया है, आपकी जो जो कर्व है वो डेविएट कर गई। ये जो रेड है आपकी, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ में तो ये इसके साथ मैच कर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी जो ये रेले जीन्स की कर्व है, ये इस कर्व से डेविएट कर गई है, ठीक है, उसको मैच नहीं कर रही। The spectrum of electromagnetic radiation emitted by black body spectrum is shown in the figure। हाँ जी, अब इसमें आपका ये जो ब्लू लाइन है, ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब इसमें दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल डाटा जो रेले जीन्स ने इक्वेशन दी थी वो, और जो वेन्स ने इक्वेशन दी थी वो। तो आप देखें कि रेले जीन्स ने क्या कहा था, शॉर्टर वेवलेंथ में तो मैच कर रही है, लेकिन सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ में तो मैच कर रही है, लेकिन शॉर्टर में ये डेविएट कर गई है। तो ये आपकी रेले जीन्स की थ्योरी। और आपकी वेन्स की थ्योरी क्या है, शॉर्टर में तो उसने बहुत अच्छा मैच किया, लेकिन लॉन्गर पे आके ये डेविएट कर गई। तो ये दोनों थ्योरीज बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे उन्होंने दी थी, और यहाँ पर भी यही लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पे अगेन अब जो हमने थर्ड बात की थी कि प्लैंक्स ने जो इन दोनों की थ्योरीज को, रेले जीन्स और वेन्स की थ्योरी को कंबाइन किया और एक डेवलप की थ्योरी, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वो एग्जैक्टली वही थी जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था आपका ये वाला, लेकिन ये अगेन रेले वाला दिखा रहे हैं। और ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी क्या है, ये हम देखते हैं। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी बेसिकली ये है कि आप जैसे जैसे अपनी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, या वेवलेंथ अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी इस डायरेक्शन में आपकी वेवलेंथ कम हो रही है, तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी इमिशन है वो इनफाइनाइट होती जा रही है। एनर्जी इमिशन यानी एनर्जी इमिशन, इसका ये मतलब है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और ये कर्व हमें बेसिकली एनर्जी इमिशन को ही शो कर रही थी। ये वाली कर्व, ये कर्व क्या शो कर रही थी, एनर्जी इमिशन को शो कर रही थी। जो रेले जीन्स के रिजल्ट्स थे उसमें तो कर्व इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ या वेवलेंथ अप्रोचेस टू ज़ीरो की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी इमिशन जो है वो इनफाइनाइट जा रही है। इसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफी कहते हैं। तो यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि क्लासिकल बेसिस पे जो डेवलप की थी, जिसे हम रेले जीन्स कैटास्ट्रफी भी कहते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि जो आपकी एनर्जी इमिशन है विल इमिट रेडिएशन इन ऑल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। सबसे पहले तो वो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ पे अपनी एनर्जी को इमिट कर रही है। आप फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, बेशक वेवलेंथ की बात करें, इमिटिंग मोर एनर्जी एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इनने फ्रीक्वेंसी की बात की है। हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो वही बात है। नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाएं। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जिक्र किया है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लैंक्स ने बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था। इससे पहले जितने भी आप कह लें कि अगर क्वांटम फिज़िक्स का जो आगाज़ हुआ है वो प्लैंक्स की ही एजम्पशन या उसकी थ्योरी से ही उसका क्वांटम फिज़िक्स का आगाज़ हुआ है। इससे पहले लोग क्लासिकल फ़िज़िक्स को जो है वो फॉलो कर रहे थे और क्वांटम फिज़िक्स का कोई वजूद ही नहीं था। और जो आपके रिज़ल्ट्स भी जो फेल हो रहे थे, जो वेन्स की एक्सप्लेनेशन फेल हो गई थी, वेन्स की हमें जानते हैं लॉन्गर वेवलेंथ पे उसको नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। इसके बाद जो आपकी रेले जीन्स की जो है वो भी फेल हो गई, क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए सूटेबल थी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, उसके डाटा के अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी। तो उसका ड्रॉबैक यही था कि, या उसका फॉल्ट यही था उन दोनों सब साइंटिस्ट का, कि वो क्लासिकल फिज़िक्स की बेस पे अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन
प्लैंक्स के रिजल्ट बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा था उसको सूट कर रहे थे, उसके साथ एग्रीमेंट में थे। उसकी वजह ये थी कि उसने क्लासिकल फिज़िक्स को नहीं फॉलो किया था, बल्कि उसने क्वांटम फिज़िक्स को फॉलो किया था, और वो क्वांटम फिज़िक्स जिसको उसने खुद ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया था पूरी दुनिया के सामने। अब क्लासिकल फिज़िक्स में अब यहाँ पर ये प्लैंक ड्राइव रेडिएशन लॉ बाय मेकिंग